नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप मास्टर स्ट्रोक का ये स्पेशल एडिशन देख रहे हैं। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप, मास्टर स्ट्रोक का स्पेशल एडिशन जिसका नाम है ऑपरेशन KGF। आज हम आपको खुफिया कैमरे पर एक ऐसी दुनिया का सच दिखाने जा रहे हैं जहां वर्दी खौफ के साए में जीती है। गुनाह दिन के उजाले में होते हैं। गुनाहों की इस दुनिया में दखल देने वाले का अंजाम सिर्फ मौत होता है, फिर चाहे वो कोई वर्दी वाला ही क्यों ना हो। और ऐसी तस्वीर अब तक आपने फिल्मों में जरूर देखी होगी, लेकिन असल दुनिया में भी ऐसी ही एक जगह है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर। इसी खूनी दुनिया को हमने नाम दिया है किलर गोल्ड फील्ड, यानी KGF। पुलिस विभाग में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। वायु जल भूमि जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सभी उचित आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों न हो। जिस्म पर वर्दी के साथ ही एक पुलिस अफसर यही शपथ लेता है। सार है, फर्ज के लिए न वो डरेगा और ना ही समाज के मन में डर बैठने देगा। मैं उचित आज्ञाओं का पालन करूंगा, चाहे उससे प्राण जाने का भी भय क्यों न हो। इसी शपथ को निभाते हुए हरियाणा के DSP सुरेंद्र सिंह शहीद हुए। तिरंगे में लिपटे इस जांबाज को पूरे देश ने सलामी दी। खनन माफिया से जंग में सुरेंद्र सिंह पहले शहीद नहीं है, इसलिए ABP न्यूज ने माइनिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाया। खुफिया कैमरे के साथ हमारी टीम उस इलाके में पहुंची जहां DSP सुरेंद्र सिंह को शहीद किया गया, और यहां के प्रशासन की जो तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई वो आपको भी हैरान कर देगी। कभी किसी को पकड़ते होंगे, पकड़ने के बाद खुद भी डर लगता होगा, जिस तरह से गाड़ी चलाते हैं करते हैं। तो गाड़ी नहीं चलाना तो मिसिंग। आप यहाँ 7-8 दिन रुको, सर्वे करो, अच्छी तरह से घूम फिर देखो, और थोड़ा बचाव करके कभी बचा लेंगे। ये जानवर खा के जानवर हो रहे हैं। यह है उस इलाके की पुलिस का हाल जिसके अफसर को 2 दिन पहले ही शहीद किया गया। यहाँ पुलिस की आंख में गुस्से की लपट के बजाय दहशत की लहर है। एक बार हाथ कर दरोगा हो या इंस्पेक्टर, कांस्टेबल हो या सिपाही, इस इलाके में हर पुलिस वाला दहशत में नजर आता है। और दहशत है माइनिंग माफिया की, जो दरोगा तो क्या, जिले के पुलिस कप्तान पर भी हमले से पीछे नहीं रहते। आपको वो डर नहीं लगता? काम ही ऐसा है, तो डरना क्या है इनसे? हमें तो पता है हमारे पीछे फोर्स है पूरी। ये तो थोड़ा सा वो रहता है भाई, मैं अकेला नहीं। तो डीसी साहब के पीछे तो SP साहब की गाड़ी टक्कर मार दी थी, 2 बार तो मार चुके। SP साहब 2 बार बच चुके हैं यहाँ, तो इतने बड़े अधिकारी की मारते हैं। वर्दी वालों में माइनिंग माफिया की इस दहशत को देखने के बाद हमने प्रशासनिक अफसरों का रुख किया। सोचा शायद वहां हालात बेहतर हो। मजिस्ट्रेट की पावर आपको है, वह लॉ एंड ऑर्डर संभालने की उनको है। जब जिस उस आदमी के ऊपर डंपर चढ़ा कर मार दिया जाता है, आम आदमी यानी जो ऐसी बात नहीं, सारे क्रिमिनल ही है, मतलब आम जो सज्जन अभी आदमी रहते होंगे आज की, उनकी क्या स्थिति होती है? इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता जी। मैं मैंने कोई किसी और गाड़ी चला नहीं किया, लेकिन मैं जा भी रहा हूँ, मैंने शैडो चला कर। और आपको मैं बता दूं कि DSP सुरेंद्र सिंह की हत्या ने बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत सारे, जिन्होंने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि आज़ादी के 75 सालों के बावजूद हिंदुस्तान में कोई इलाका ऐसा कैसे हो सकता है जहां माफिया खुलेआम सरेआम एक
डीएसपी को कुचलकर मार देता है और बड़ी आसानी से फरार हो जाता है। हमने इस मामले की तह तक जाने की सोची, बहुत बड़ा सच सामने आया, हमारे होश फाख्ता हो गए। हमें पता चला कि एक इलाका ऐसा भी है जहां जाने से पुलिस के कदम डगमगाते हैं, जहां जाने से पुलिस डरती है। ये हरियाणा के नूह का इलाका है। ये वो इलाका है जहां की पुलिस और प्रशासन का खनन माफियों के सामने पूरी तरह से सरेंडर हो चुका है। वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं ताकि बस किसी तरह से जिंदा रहकर अपनी बची कुची नौकरी पूरी कर सके। लेकिन हरियाणा की पूरी सरकार, पूरा सिस्टम इस माफिया के आगे बेबस है। और बेबस है तो क्यों? क्या मिली भगत की वजह से? क्या किसी बहुत बड़े का हाथ इनके सर पर है? हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने यही जानने के लिए यह स्टिंग ऑपरेशन किया है। अगले 2 घंटे में जो सच आपके सामने आएगा और जो सवालों के जवाब आपके सामने होंगे वो थरथरा देंगे। ऑपरेशन केजीएफ का पहला हिस्सा अब देखिए आंख और कान खोलकर। माफिया के आगे सरेंडर हो चुके सिस्टम को देखिए, मजबूर होते घुटनों पर गिर गए सिस्टम को देखिए। सिर्फ मेरे पापा ही क्यों, और भी तो लोग थे, किसी को चोट भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे पापा सिर्फ उनको ही, उनका ही हुआ जो हुआ। डीएसपी तो मार देता है, डंपर वाला आराम से भाग जाता है। गनमैन वो एक डीएसपी की सिक्योरिटी के लिए लगाया होता, उसने क्या एक्शन लिया? उनकी भी एक जांच का संदेह घेरे में। डीएसपी सुरेंद्र सिंह के घर वालों के यही सवाल हमें दिन रात कचोट रहे थे। इसीलिए हमने इस हत्याकांड की तह तक जाने का फैसला किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि नूह के इलाके में अवैध माइनिंग का सच क्या है। अवैध खनन में क्या सब मिले हुए हैं? क्या प्रशासन और खनन माफिया की मिलीभगत है? क्या खनन माफिया के सामने प्रशासन सरेंडर कर चुका है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए सबसे पहले हमारी टीम नूह की तावड़ू तहसील के एसडीएम सुरेंद्र पाल से मिली। सुरेंद्र पाल के इलाके में ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या हुई और इस पूरे इलाके में खनन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। खुफिया कैमरे पर एसडीएम साहब साफ साफ स्वीकार कर रहे हैं कि इस इलाके में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। कैसे कितने पट्टे मिले क्या लोग यहाँ पे खनन के या फिर उसके पत्थरों में पट्टे क्या जो खनन करने का काम शुरू होता है, जो पट्टा बोलते हैं, उठाई होता है। वो तो इस एरिया में मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा और एनजीटी द्वारा टोटली बैन है। टोटली बैन है, कोई खनन नहीं हो सकता, किसी कोई नहीं हो सकता। पर यहाँ पानी पिलाओ पहले, पर जब लगातार फिर भी यहाँ से माइनिंग इलीगल माइनिंग हो रही है, लगातार मतलब चल रहे हैं, वो रुकती नहीं। कोई मतलब ऑफिसर रहे हो या माइनिंग वाले पुलिस वाले या बारिशी वाला गया हो, जहाँ तक मैं मानता हूँ ये अनुपस्थिति से कि जब यहाँ माइनिंग बैन है पहाड़ के पूरे एरिया में एनसीआर वगैरह में, तो फिर ये क्रशर वालों को परमिशन क्यों दी जा रही है? इनकी एडजॉइनिंग बिल्कुल ये पहाड़ है, यही आप जितनी इनका सिस्टम है, जैसे आप किसी गांव में जाओगे, कुछ जो गांव बदनाम है, हर गांव में आपको 50, 100, 200 डंपर खड़े मिलेंगे, दिन में खाली खड़े मिलेंगे, रात को सारे एक्टिव हो जाते हैं वो। अब ना तो उनका नंबर रजिस्टर्ड है, ना और कोई फॉर्मेलिटी उनके पास पूरी है, लाइसेंस किसी तरीके की पॉलिसी वगैरह, ठीक है जी, विदाउट लाइसेंस वो बाहर भी नहीं जा सकते। तो सब वो काम कहाँ करते हैं? काम यही करते हैं। और पिछले 10 सालों 15 सालों में जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी ने ये बैन लगाया है, तब से पहाड़ खत्म क्यों होते जा रहे हैं? पता ही
एसडीएम साहब की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। हमने उन्हें थोड़ा और कुरेदा और उनका ये डर खुलकर सामने आ गया। हरियाणा के नूह जिले का प्रशासन इन अवैध खनन माफियाओं के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है। यकीन नहीं होता तो खुद सुनिए कि कैसे पुलिस वाले तक इन अपराधियों से बुरी तरह डरते हैं। और यहाँ तक थोड़ा मामला ये है जी कि गांव की मतलब लोकेशन इस टाइप की है और गांव की पॉपुलेशन इस टाइप की है कि दिन में भी आप गाड़ी पकड़ ली पहाड़ पे, आप उसको क्रॉस कर नहीं लेके आ सकते, ला नहीं सकते दिन में भी। तो रात को तो हिम्मत किसकी है? ये कहेगा लाचार है प्रशासन इसको लेके, ये नहीं कह सकता मैं। नहीं मतलब जैसा जिस सिचुएशन आप बता रहे हैं अभी यही बात देखो, पिछले मतलब 15 दिन पहले हम एक विजिट पे गए थे क्रैशर को चेक करने। डीएसपी साहब के साथ थे, माइनिंग वाले, पोल्यूशन वाले और बाकी का डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट जो भी बिजली वाले, सब डिपार्टमेंट। एक दो गाड़ी तो हमें देख के भाग ही गई हमारे सामने से। एक गाड़ी रोक भी ली हमने, एक दो गाड़ी सोचा इनको चलते टाइम ले चले गए। मैंने पूछा अपने SHO से, DSP से कि गाड़ी हम लेके जा सकते हैं यहाँ से? वो कहते 10-12 पुलिस वाले थे हमारे साथ, कहते जी और फोर्स मंगानी पड़ेगी। और हमारे देखते ड्राइवर हमने पकड़ा हुआ है, उस गाड़ी को लेके भाग भी गए पकड़े हुए की बात है 12:30 बजे की, 15 दिन पहले। हाँ। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद ये सवाल भी उठे कि उनके साथ पुलिस की बड़ी फोर्स क्यों नहीं थी। वो अपने कुछ सिपाहियों के साथ अकेले ही अवैध खनन रोकने क्यों चले गए। लेकिन अब एसडीएम ने स्वीकारा है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह को मुखबिरी का शक था, इसीलिए वो बिना किसी को जानकारी दिए अकेले ही चले गए, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक हर डिपार्टमेंट मिला हुआ है। एक बड़े स्तर पे काम का उनके पास इनपुट बड़े स्तर की नहीं थी, एक दो गाड़ियाँ होनी थी। हम उस दिन गए थे ना, हम वैसे हर वीरवार को हमने फिक्स किया हुआ कि हमें चेकिंग पे जाना है। हम पहले सारे स्टाफ को, माइनिंग वगैरह को यहाँ बुला लेते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं। उनको बताते नहीं पहले बताएंगे वो पहले बता देंगे यहाँ चीज वहाँ है, या तो भाग जाएंगे बंद करके, ठीक है गाड़ी वाड़ी यहाँ कर देंगे, तो बताते नहीं। कौन मैसेज पास ऑन करता है? अब कोई भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसमें, माइनिंग वाले भी हो सकते हैं जो उनका मिला जुला तो काम है ही, लेकिन माइनिंग होती नहीं। तो माइनिंग वाले मिले कौन सा? वो तो बिल्कुल मिले, इसको तो राय नहीं है। एक बात सुने, आप माइनिंग डिपार्टमेंट से हैं, आपकी ड्यूटी इलीगल माइनिंग रोकना, आप नहीं रोक पा रहे तो अपने उच्च अधिकारी को लिखे, मीटिंग बात उठाएं, किस चीज़ की जरूरत है आपको, कैसे रोक पाएंगे। तो कभी यानी कि कभी इस बारे में ना लिखते ना आवाज़ उठाते? नहीं, जिम्मेवारी है कि नहीं? जिम्मेवारी तो है। ठीक है, आप अगर नहीं कर पाए अपने उच्च अधिकारियों से ज़्यादा फोर्स मांगे, ज़्यादा और कुछ उनको जिस चीज़ ज़रूरत है, चाहे ड्रोन से करें, किसी से भी करें, चौकी बनवा दे, कुछ भी कर सकते हैं। आप कर नहीं रहे, आप रूटीन में क्या है जी, आपने चलो अब 7वां महीना भी पूरा जाने को हो गया है, पूरे जिले में 16 चालान किए हैं। 16 चालान तो चाहे एक दिन में कर लो, 2 दिन में कर लो, माइनिंग दिखावे के लिए हो गए। और फिर यहाँ सिस्टम क्या है, जुडिशरी का भी मामला थोड़ा ढीला है। सिर्फ मेरी बात में मेवात ऐसा जिला है कि गाड़ी को तभी छोड़ देते हैं वो, जो इलीगल माइनिंग में गाड़ी पकड़ी गई, बाकी डिस्ट्रिक्ट नहीं छूटती, गाड़ी खड़ी खत्म हो जाती है, छूटती नहीं। यहाँ हमारे जितने जुडिशरी अधिकारी जब छोड़ देते हैं, गाड़ी पर गाड़ी खड़ी जाती है, जुर्मा जमा। तो इस एरिया में मतलब सुप्रीम कोर्ट एसडीएम सुरेंद्र पाल साफ साफ कह रहे हैं कि पूरा धंधा आपसी मिलीभगत से चल रहा है और इसमें पुलिस भी शामिल है और जिले का खनन विभाग भी। इस धंधे पर लगाम लगाने के सवाल पर वो दलील देते हैं कि जब एसपी की गाड़ी को टक्कर मारने पर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो कैसे रोकेंगे। पुलिस टाइट हो जाए तो माइनिंग वाले को जो बता रहे हैं, तो नहीं देखो, ये आपको अच्छी तरह पता होगा जी कि 2 डिपार्टमेंट अगर ठीक से काम करें, माइनिंग और पुलिस, तो 90% काम हो सकता है। एनजीटी को पता है, सुप्रीम कोर्ट को पता है, भाई माइनिंग रुक नहीं यहाँ पे। मैं फिर कहूँगा सर, पुलिस भी आपके अंदर है
माइनिंग आपके इन्होंने टाइट सा लो एक्शन दिया। ऐसा देखो कि हम भी इस बार थोड़ा बहुत वो हो जाते हैं, जैसे 5-6 महीने पहले हमारे एसपी साहब नहीं आए थे, उनकी गाड़ी के भी उन्होंने टक्कर मार दी थी डंपर में। एसपी साहब मार दी। हाँ, ये एसपी साहब जो भी हैं उन्होंने फिर क्या कि नाके लगवा दिए, भाई जहाँ जहाँ नाके लगा लो, मैंने जगह उनको चेकिंग करो, और क्या रुक पाए वो नहीं। मैं वही बात कह रहा हूँ, ना रुकने की मेन वजह क्या है सर? इसमें क्या भ्रष्टाचार है या क्या है सर इसमें? अभी तो नहीं देखो, एसडीएम सुरेंद्र पाल जिन एसपी की बात कर रहे हैं वो ये हैं नूह जिले के एसपी वरुण सिंघला। ये बात सही है कि पिछले साल दिसंबर के महीने में खनन माफियाओं ने एसपी की गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। कि वो दिसंबर 2021 की बात है, जब हम चेकिंग के लिए निकले हुए थे और उस वक्त हमने ओवरलोडेड व्हीकल्स स्पॉट किए थे। तो उस समय पे करीब 12 व्हीकल्स हमने पकड़े थे, जिसमें से जब उनकी चेकिंग कर रहे थे हम सभी कंडक्टर्स को, ड्राइवर्स को वेरीफाई कर रहे थे, उसी वक्त एक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की। जब उसको रोका गया तो वो नहीं रुका और उसने फिर सामने मेरी गाड़ी पे टक्कर मारते हुए वो गया, इसमें मैं बाल बाल बचा था। उस घटनाक्रम में हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की थी, ड्राइवर को पकड़ा था, गाड़ी को जब्त किया था। उसमें हमने काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्शन ड्राइवर के अगेंस्ट लिया था। अब सोचिए, माफियाओं के आतंक से जिस जिले में पुलिस का एसपी तक सुरक्षित नहीं हो, वहां बाकी छोटे अधिकारियों की सुरक्षा कैसे होगी? यही डीएसपी सुरेंद्र सिंह के साथ भी हुआ। एसडीएम साहब जो बातें बता रहे हैं वो किसी बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा कर रही हैं, क्योंकि डीएसपी जब छापा मारने गए थे तो उनकी टीम के पास हथियार नहीं थे। डीएसपी साहब गए थे वहाँ पर, क्या इन्फॉर्मेशन की सर? क्या क्यों चले गए थे? कम फोर्स ले फोर्स में वही बता रहा हूँ, थी नहीं के पास नाम जो उस दिन पीछे गए थे 15 दिन पहले। तो भी उनको ये डाउट था भाई किसने बता दिया इनको, तभी लोग मिले नहीं या ट्रक भाग गए मैं देख के पहले से। तो वो इसलिए अकेले चले गए। और वो समय सिस्टम खराब होता है तो कुछ भी हो सकता है। 10 बजे करीब उनका जो पहले गनमैन था वो ट्रांसफ़र हो गया। दूसरे सज्जन आए, वो हथियार नहीं लेके आए, और वहाँ जब गए उसको बोला अमरनाथ को, गनमैन, ड्राइवर, लीडर, 3 बंदे, तो ये किसी के पास हथियार नहीं है। अच्छा, खाली थे? हथियार होना जरूरी है। वो खाली चल दिए, डीएसपी साहब भी खाली थे। हमने तो जब वैसे तो सभी के पास हथियार होना जरूरी है, चाहे डीएसपी हो। नहीं तो डीएसपी की हत्या में कोई साजिश थी या नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि खनन माफिया के खौफ में नूह का प्रशासन सरेंडर कर चुका है। इसमें कोई साजिश नहीं है, क्योंकि माफिया के सामने एसडीएम की भी कार्रवाई की हिम्मत नहीं होती। मजिस्ट्रेट की पावर आपको है, वह लॉ एंड ऑर्डर संभालने की पावर उनको है। जब जिस उस आदमी के ऊपर डंपर चढ़ा कर मार दिया जाता है, आम आदमी, यानी जो ऐसी बात नहीं सारे क्रिमिनल ही है, मतलब आम जो सज्जन अभी आदमी रहते होंगे आज की, उनकी क्या स्थिति होती है? इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता जी। मैं यहाँ मैंने कोई किसी और गाड़ी चला नहीं किया, हालांकि मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने शहरों चलाने करे। 2-4 टाइम ट्रैक्टर टोली वगैरह की है मैंने उनका देखे आओ मेरे टक्कर मार देंगे, कर दिया मैंने काम। तो जब पीछे हट के भी ठीक है, वैसे भी काम किया जा सकता है, जो जितना भी लड़ाई इसलिए की जाए। कभी कोई ऐसी बात आती है इकट्ठे जाके प्रॉब्लम नहीं है तो गले नहीं छेड़ेंगे। लोकल सपोर्ट नहीं करते, आपको लोकल सपोर्ट थाने में जो मिले तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। सपोर्ट करने की प्रति कमी तो है, माइनिंग के लोग पुलिस बगैर मिली भर्ती माइनिंग चल नहीं सकती। एसडीएम सुरेंद्र पाल का कबूलनामा बता रहा है कि पुलिस और प्रशासन के हौसले ढीले हैं, वो बुरी तरह से डरे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मिलीभगत सिर्फ छोटे लोगों और अधिकारियों तक सीमित है, या फिर इसमें हरियाणा की बड़ी बड़ी मछलियां भी शामिल हैं। नूह से ब्रिजेश तिवारी और राम कुमार, एबीपी न्यूज। सुरेंद्र पाल एसडीएम है,
साफ तौर पर उन्होंने बता दिया है कैसे किसी दूसरी जगह होते हैं तो खूब चालान काटते हैं, लेकिन यहाँ पर अकेले किसी तरह का जोखिम नहीं उठाएंगे। खनन माफियाओं के आगे सिस्टम ने कैसे सरेंडर कर दिया है, ये सीधे तौर पर एसडीएम नूह ने खुद कबूल कर लिया है। अवैध खनन के काम में सरकारी विभाग और माफिया दोनों एक साथ चलते हैं। जो भी चीज़ अवैध है उसमें रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी बहुत होती है। जाहिर है कुछ विभागों की मिली भगत होगी और इसीलिए वो खनन माफिया के साथ मिलकर खूब पैसा कमा सके। एसडीएम ने जो कहा आपने सुना। एबीपी न्यूज़ की टीम की मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास भी पहुंची। हम ये जानना चाह रहे थे कि जिस देश में एक पुलिस वाला पूरे मोहल्ले को कंट्रोल कर सकता है, नूह के खनन माफिया के आगे वही पुलिस फोर्स, उसी पुलिस फोर्स की ताकत कम कैसे पड़ जाती है? अवैध खनन के इस धंधे को पुलिस रोक क्यों नहीं पाती है? नूह थाना सदर के सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार वो बताएंगे अब हैरान करने वाले सत्य को आपके सामने। खनन का अवैध धंधा और खनन माफियाओं के आगे शासन प्रशासन नतमस्तक। खनन माफिया के गिरोह में काम करने वाले मामूली से ड्राइवर और क्लीनर डीएसपी स्तर के अधिकारी को कुचल कर चले जाते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है। जरा सोच कर देखिए कि पुलिस की ताकत क्या होती है। कश्मीर में पुलिस आतंकवादियों को मार गिराती है, पंजाब से आतंक का सफाया कर देती है, तो फिर हरियाणा के नूह में पुलिस का इकबाल इतना कमजोर कैसे हो गया कि खाकी को खून से रंग दिया जाता है। इस क्यों के जवाब छिपे हैं पुलिस के बयान में। यह है सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार, जो तावड़ू के सदर थाने में तैनात है। इस इलाके में खनन माफिया और उसके गुंडों के आगे पुलिस की क्या स्थिति है, सुनिए। लेकिन सर, हम लोग थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ की पुलिस की स्थिति है क्या, क्योंकि गाड़ियाँ पूरी कवर है, जालियों से है, पुलिस जा नहीं पा रही है। ये तो पथराव के लिए करना, तो रोज टूट गए, फिर पत्थरबाजी होती है यहाँ। जिसमें गाँव में जाओगे ना, बड़े पत्थरबाजी होती है यहाँ, तो बहुत बुरा हाल है यहाँ। पत्थरबाजी तो कश्मीर में होती है। आप एक मुलजिम को पकड़ने के लिए 10 गाड़ियाँ लेके जाओगे, जब जाकर एक मुलजिम आता है। तो डीएसपी साहब क्यों चले गए? डीएसपी साहब क्यों अकेले चले गए? इनको तो अचानक जैसे जाते हैं ना, जाते हैं वैसे अकेले। अच्छा, गाड़ी तो एक ही, 2 ही तो है इसमें। एक कहीं जा रही है, एक कहीं जा रही है। तभी तो आए दिन ये होता है पुलिस के साथ। यहाँ तो पूरी फोर्स है। शाम को ही अधिकारियों से सलाह मशवरा होते हैं जी, कल उस गांव में रेड मारनी है, कल उस गांव में रेड मारनी है, परसों शाम में स्पेशल बंदे दे रखे हैं, ये 11 बंदे। अच्छा, जब जाकर रात को वहीं प्लानिंग बनाते हैं कि आज उस गाँव में जाओ, इस मुकदमे के उठाने हैं। या तो मुलजिम तो क्या है, शिकायत करता है वो भी ना हो जल्दी, उसको भी फोन करें जब कोई नंबर। खनन उनकी सूचना आप लोगों को मिलती है तो उसमें क्या आसानी से जाके पकड़ के ले जाते हैं किसी को? ये तो बकरी के बच्चे तो गए नहीं, गए पकड़ ले आए, ऐसे नहीं आती कभी भी। बहुत परेशानी हो रही है। मतलब जिस रात को भी जाओ है फोन तो वहाँ हो रही है, जाते हैं कभी तो आमने सामने टकराव भी हो जाता है कई बार। पहाड़ में जैसे रात को तो थोड़ा सा वो हो जाए, थोड़ा सहारा से मिल जाए, दूसरी लाइट दिखाई दे ना, जहाँ जगह दिखाई दी गाड़ी उधर फेंक देते हैं, गाड़ी थोड़ा बचाव हो जाए, फिर खिड़की में जाते हैं सारे अलग अलग। बहुत प्रेम है इधर पत्थर वाले तो जाने घड़ी लेकर चला है, चेला मरो थी कुछ भी हो। पिछले वाले तो चलते चलते वो खोल देते हैं डाला मिर्ची पीछे उठा देते हैं, जैक सा पीछे गाड़ी में आई तो सभी पुलिस का कोई डर नहीं। अरे यार ये तो जिसका 10-15 बच्चे वो खाएंगे क्या? ये तो कहते क्या खाए, हम मजबूरी है हमारी, तो सब चोरी करके ही खाओगे, और काम रहे। इसीलिए पुलिस से डरते हैं जगह जगह। हर गाँव में मेरे ख्याल से 60-70% सारे क्रिमिनल हैं। बहुत बुरा हाल है। नूह के इस
इस इलाके में अपराध का बोलबाला है। खनन माफिया को अरावली की पहाड़ियों से पत्थर निकालने के लिए आसानी से अपराधी मिल जाते हैं, जो चंद हजार रुपए के लिए पुलिस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। कभी किसी को पकड़ते होंगे, पकड़ने के बाद कुछ भी डर लगता होगा, जिस तरह से गाड़ियाँ चलाते हैं करते हैं। तो गाड़ी नहीं चलाना तो मिसिंग। आप यहाँ 7-8 दिन रुको, सर्वे करो, अच्छी तरह से घूम फिर के देखो, और थोड़ा बचाव करके कभी यूँ सोचो बचा लेंगे। ये तो जानवर खा के जानवर हो रहे हैं। पढ़ाई है नहीं, अनपढ़ता है ज्यादा, लोग ऐसे शिक्षित लोग ज्यादा है। आपको डर नहीं लगता? भाई काम ही ऐसा है, तो डरना क्या है इनसे? हमें तो पता है हमारे पीछे फोर्स है पूरी। ये तो थोड़ा सा वो रहता है भाई, मैं अकेला नहीं हूँ। तो ऐसे डीसी साहब के पीछे तो एसपी साहब की गाड़ी टक्कर मार दी थी, 2 बार तो मार चुके। एसपी साहब 2 बार बच चुके यहाँ, तो इतने बड़े अधिकारी की मारते हैं। सुप्रीम कोर्ट बरसों पहले अरावली में खनन पर रोक लगा चुका है, लेकिन पुलिस खुद बता रही है कि दिन रात खनन का काम जारी रहता है। खनन माफिया का पूरा आपराधिक नेटवर्क है। आप कोई विवेचना में गए इन इलाकों में जहाँ पर ये सब पत्थर का काम होता है? ये घटना होने के बाद, इस घटना को लेके या इससे पहले किसी को सूचना मिली हो कि पत्थर हुआ तो आया? जाते रहे हैं, रात को भी, दिन में भी। और सब एक चीज किस वक्त आ जाए वहाँ कैसा हो रहा है? नहीं, ये जो खनन है लगातार चलता रहता है सर। ये रुके जी, और ये तो कई बार ऐसे गुमराह भी करते हैं। जैसे मुझे यहाँ से उठाना है पत्थर, उन्होंने सर वहाँ इस कॉर्नर में वो हो रहा है अभी, देखिए सर। अच्छा, पुलिस उधर भागेगी, पीछे से निकाल देंगे। पीछे मतलब रेगुलर चलता ही रहता है इनका। मतलब कि ये चप्पे पर वो उठा देते हैं, वो अपने आदमी वो फोन से उठा देते हैं, वो फोन कर देते हैं वजह से। खनन माफिया का नेटवर्क सिर्फ अपराधियों का ही नहीं है, सरकारी विभागों में उसके अपने लोग बैठे हैं। पुलिस अगर रेड की तैयारी भी करे तो पहले ही सूचना पहुंच जाती है। पुलिस के मुताबिक 85 गांवों में अपराधियों की भरमार है और छोटा सा पुलिस दस्ता उन्हें नहीं रोक सकता। ब्लास्ट भी करते हैं, तोड़ते कैसे? ब्लास्टिंग शायद नहीं करते, शायद ये तोड़ने का तरीका भी ये जाना कि सब क्या करेंगे। तोड़ते कैसे? इनका क्राइम में दिमाग तो बहुत तेज चलता है। तोड़ते कैसे पत्थर? तोड़ते कैसे ब्लास्ट करेंगे? इनमें क्या बहुत रखते ही हैं, जैसे जेसीबी वगैरह हैं इनके पास। अच्छा, फिर ये पत्थर भी ऐसे हैं, टूट जाए हैं, आप देखा नहीं होगा वहाँ पे ब्राउन से पत्थर है अजीब सी। तो जेसीबी पकड़ी जाती है इनकी? कई बार लिया है जी, पकड़ गए। फिर कोर्ट की मजबूरी है, कितने दिन रखेगी, छोड़ देंगे कोर्ट। लोग कह रहे हैं कि पुलिस चाहे तो रोक दे। कितनी रोके यूँ बताओ, 85 गाँव है यहाँ, पुलिस कितनी है? नींद पूरी नहीं होती जी कभी। तो फोर्स की कमी है, मतलब बहुत ज्यादा। जहन वर्दी सिड़जियाँ हैं ये, सुबह पहले वो कली पहली कली सिड़गी, सुबह पर दूसरी करके ये शाम तक ये भी खराब हो जाएगी। नूह के तावड़ू इलाके में पुलिस से ज्यादा खनन माफियाओं का जोर है। पुलिस अगर किसी अपराधी को दबोचने भी जाए तो दस्ते के ऊपर प्लानिंग के साथ हमला बोल दिया जाता है। आपको कभी पत्थरबाजी हुई? एक बार, अरे साहब जी बस कुछ होता है। कितनी बार पत्थरबाजी हुई होगी जब आप लोगों को कुछ अगर मान नहीं आता? कितनी बार नहीं, पर तुम बताओ कितनी बार नहीं। ये तो जैसे जाए ना रास्ते में खड्डे भी खोदते हैं, वे पुलिस ना निकले, ट्रैक्टर अड़ा देंगे, गाड़ियां अड़ा देंगे, वे रास्ता जाम करने के लिए पुलिस वापस ना निकले। चिपट जाए एक आदमी को उठाने के लिए हम बहुत जद्दोजहद करनी पड़े। परसों ये मोबाइल भी गिर गया, चश्मा गिर गया, चश्मा नहीं मिला, जैसे दंगा मस्ती करनी पड़े बड़ी मुश्किल से। चिपट जाए पूरा परिवार सारे, भाई एक घर में जाओ तो 60-70 तो एक घर में आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर फोर्स यहाँ ज्यादा 10-15 हो जाए, 15-17 आदमियों का मुकाबला कर रहे हैं और हथियार रखते हो, औरतें चिपट जाए हैं, पैरा औरतों को मार भी नहीं सकते हम। अवैध खनन की साइट पर पुलिस रेड मारने जाए तो जान का खतरा, अपराधी को दबोचने किसी गांव में जाए तो जान का खतरा। और इतना ही नहीं, अगर अवैध खनन से जुड़े किसी डंपर को सड़क पर रोकने की कोशिश करे तो भी जान का खतरा।
ये है तावड़ू थाना सदर के कांस्टेबल खान, जिनकी तैनाती खनन इलाके की चेकपोस्ट पर है। इनके सामने कई बार ऐसे वाकये हुए हैं कि खनन माफिया का डंपर बैरिकेड को ही उड़ा कर ले गया। मुझे पीटीआई, मैंने को पीछे हट जाना, खान पड़ी तेज 150 की स्पीड में डंपर था, 150 कम। मैंने 1 सेकंड 10 सेकंड पहले वहाँ देखा, 10 सेकंड में यहाँ और लेकर हवा में ले गया। लगाने कोई फायदा है नहीं फिर बैरियर यहाँ? जनाब बैरियर हम बस लगाते हैं अपने। बैरियर पर खड़े कांस्टेबल खान बताते हैं कि डीएसपी की हत्या के बाद अपराधियों में थोड़ा कार्रवाई का भय है। नूह के तावड़ू में पुलिस खनन माफिया के आगे बेबस है। खनन माफिया की छोड़िए, वो उसके डंपर ड्राइवर और क्लीनर तक के आगे बेबस है। एक बार हाथ कर रहे, हाँ तो कागज पत्तर जेन्युइन वाला है ये तो और यही अगर 2 नंबर वाला होता तो ये 2 नंबर वाला होता तो गोली कर जाता, यही देखना चाहा था। ये तो 1 नंबर का था, रुक गया। अगर 2 नंबर वाला होता तो क्या करता? वो नहीं, वो तो जबरदस्ती खींच के ले जाता है। अब देखो आप पिक्चर आपके सामने, दूसरी पिक्चर पॉइंट। अच्छा ये हाँ यस 22 जुलाई जून सॉरी 22 जुलाई से जून को एक डंपर चोरी हुआ था और चोरी कहीं से ना, और बीटी हुई थी। बीटी कंट्रोल रूम था हमारे पास। उसने कहा, बोला मैं आपको बीटी भी सुना देता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग। हाँ बोला बीटी आ रही है, बोला डंपर आ रहा, देख रहा बस साइड में और नाकाबंदी करो। नाकाबंदी करने से पहले वो लोग तोड़ लेगा। कोर्ट के आदेश को लागू कराना पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस खुद माफिया के आतंक के आगे सरेंडर नजर आती है। शासन के अधिकारी जानते हैं कि अवैध खनन हो रहा है, प्रशासन के अधिकारी जानते हैं कि अवैध खनन हो रहा है, हरियाणा सरकार को भी मालूम है कि अवैध खनन हो रहा है, लेकिन प्रदेश को चलाने वाला पूरा अमला अवैध खनन नहीं रोक पा रहा। या फिर ये कहा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं सिस्टम की मिलीभगत से अवैध खनन कराया जा रहा है। सरकार के पास इतनी ताकत होती है कि जो चाहे जब चाहे रोक सके, लेकिन फिर भी हरियाणा की सरकार चलाने वाले, सिस्टम चलाने वाले अवैध खनन नहीं रोक पा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि माफिया को बचाने वाला, उसका मसीहा आखिर है कौन? ब्रिजेश तिवारी के साथ रामकुमार, एबीपी न्यूज। आपने देखा, आपने सुना और मुझे यकीन है आपने अब समझ भी लिया होगा। ऑपरेशन केजीएफ, खनन माफिया इतने बाहुबली, इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि खाकी वर्दी जिसकी जिम्मेदारी, जिसका काम सिर्फ यही है कि वो आपको और हमको सुरक्षित कर सके, वो अपनी सुरक्षा के लिए कांप रहे हैं। सबको सुना। अशोक सिंह साहब जो कि शहीद डीएसपी के भाई हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ बिश्नोई शहीद डीएसपी के बेटे हैं, हमारे साथ स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जवाहर यादव साहब का हम इंतज़ार कर रहे हैं जो कि हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इंद्रजीत राय मेरे सहयोगी, जिनकी देखरेख में ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। और मैं अपने 2 और सहयोगियों का नाम लेना चाहूँगी, रामकुमार और ब्रिजेश तिवारी, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया अपनी जान पर खेलकर और आप तक सच्चाई लाने का काम किया है। सबसे पहले अशोक जी, शुरुआत पे आपसे कर रही हूँ। देश हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता है कि एक होनहार, काबिल डीएसपी को सिर्फ सिस्टम के घुटने टेक देने की वजह से हमने खो दिया है, और आज तो सबूत सर सबके सामने है। अशोक जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ जी मैडम, आ रही है आवाज़। अशोक जी, मुझे पता है ये वो वक्त नहीं है जब मैं या एबीपी न्यूज़ आपको बुलाए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए कहे, लेकिन ये वक्त इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम चाहते हैं कि शहीद डीएसपी को इंसाफ मिले और जिस लड़ाई को वो आगे तक ले जाना चाहते थे वो लड़ाई जाए आगे तक, और जो जिम्मेदार है, कसूरवार है, सामने आए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एकदम साफगोई से बताइए, कौन आपको जिम्मेदार लगता है डीएसपी की हत्या का? मैम ऐसा है, अभी जिम्मेदारी का मामला, अब आज मैटर अंडर इंक्वायरी है, तो इसके लिए जिम्मेवारी न जिम्मेवारी तो आज कहना पहले जस्ता नहीं, कहाँ कमी है क्या है वो तो अभी
हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन आदेश दिए थे, विज साहब ने भी, और डी सारा पुलिस प्रशासन सक्रिय है। तो आज मैं इस स्टेज पे तो नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है हमारे को कोई शंका हो, पर जब सरकार ने इतनी सख्ती से आदेश दे भी दिए हैं तो अब तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक सरकार का प्रॉपर जांच करके पूरे फैक्ट सामने लाएंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आज तो कोई प्रश्न चिन्ह की बात नहीं है। जब सरकार इतनी सख्ताई कर रही है तो हम तो शुक्रगुजार हैं, अभी सरकार ने एक्शन लिया, कोई बात नहीं, हमारा भाई तो चले गया, कल आगे आने वाले टाइम के अंदर किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप और किसी का सुहाग ना उजड़े। हमें तो यही विनती है। हर सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोहन सिंह के अंदर उस दिन एक लाइन में सारी बात कह दी थी भी मैं सरकार परिवार सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के परिवार के साथ खड़ा हूँ। तो आज प्रदेश का मुखिया हमारे सिर पर और परिवार पर आशीर्वाद जब हमारे परिवार साथ खड़ा है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, तो हमें आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अशोक जी, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ और मैं उस जगह पर नहीं हूँ जहाँ पर इस वक्त आप हैं, इसीलिए आप जो कह रहे हैं मैं उसके साथ चाहे अग्री करूँ ना करूँ, मैं उसको सर आंखों पर लूँगी। सिद्धार्थ बिश्नोई शहीद डीएसपी के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ साहब, ये सारी बातें मैंने आपके चर्चा से सुनी, उसके बावजूद यकीन नहीं हो रहा है। इसलिए यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि सरकार अब जागने की क्या कोशिश कर रही है, अब दावे करने की क्या कोशिश कर रही है, जब एक होनहार पुलिस वाले को इस देश ने खो दिया। अब तक माफियाओं के साथ साठगांठ किसकी चल रही थी, क्यों चल रही थी, कैसे चल रही थी, इसका जवाब तो देना ही होगा, और वो कोई और नहीं देगा, वो सरकार देगी। देखिए, जो भी ये चल रहा है, मैं मानता हूँ कि जो भी अवैध खनन कर रहे हैं, सरकार को एज अ ऑर्गेनाइजेशन भी इससे कोई फायदा नहीं हो रहा होगा। कुछ एक लोग फायदा ले रहे होंगे, वो जो कि हो सकते हैं इन्फ्लुएंशियल हो, बट वो ऑब्वियसली सरकार का हिस्सा तो नहीं होंगे, क्योंकि सरकार अगर इससे क्योंकि अपना रिवेन्यू बनाना चाहे तो वो और तरीके हैं, ये इलीगली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार को। और रही बात एक्शन की, क्योंकि मेरे फादर साहब ने पिछले 10 दिन में 3 बार रेड किया है वहाँ, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे धरपकड़ नहीं हो रही थी या फिर वहाँ पे कोशिशें नहीं जारी थी। जैसे कि आपने अपने स्टिंग में दिखाया कि वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके का सिंडिकेट बनाया है वो उन्होंने थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कर दिया कि वहाँ पे कोई उनको पकड़ने जाए तो कभी किसी के साथ कुछ हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस हार गई है या फिर पुलिस कमजोर है। मैं ये मानता हूँ कि हालात कमजोर होते हैं। मेरे पिताजी जब से उन्होंने फोर्स ज्वाइन की, ये कोई पहला केस नहीं था कि जिसपे उन्होंने अपनी जान दांव पे लगाई। बहुत मौके आए, लेकिन जो समय होता है जी, समय से बड़ा कुछ नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके यही विनती करूंगा कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, और इतनी जल्दी रिजल्ट, अगर आप ये देखिए 2 दिन के अंदर अंदर जो 2 मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं उनको पकड़ लिया गया है, जांच जारी है। तो जांच कंप्लीट होने से पहले कुछ कमेंट करना मेरे को लगता है कि ये नाइंसाफी होगी, और जो भी ये हो रहा है कहीं ना कहीं मेरे को लगता है सही दिशा में है। जो इस माइंडसेट के लोग हैं जो ये पूरा कारोबार चला रहे थे, वो आज की डेट में खौफ में है, और आज नहीं तो कल सब पकड़े ही जाएंगे। अशोक जी और सिद्धार्थ जी, मैं आपको एबीपी न्यूज़ के माध्यम से बस एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इस केस को लेकर, या एबीपी न्यूज़ सिर्फ इस केस को लेकर नहीं, हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित हुए थे कि कैसे हो सकता है कि एक देश में खाकी वर्दी पहने किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर कोई माफिया, कोई अपराधी दिन दहाड़े डंपर चढ़ा दे, गाड़ी चढ़ा दे। मतलब ये हम लोगों को बड़ा परेशान कर रहा था। ये एक एपिसोड था, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा वहां पर खनन माफियाओं का राज है, और इसी राज को आज हमें एक्सपोज करना है। हमारी मंशा ये है, क्योंकि हम शहीद डीएसपी की शहादत को इस तरीके से ये भेजा नहीं जा सकती है, और इसीलिए आज ये स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने है, और ये देश हित के लिए बहुत ज़रूरी स्टिंग ऑपरेशन है। जवाहर यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जवाहर जी, सुरेंद्र पाल हो नूह के एसडीएम, राजेंद्र कुमार हो वहाँ के सब इंस्पेक्टर, एसपी वरुण सिंगला हो नूह के, मतलब आप सबसे बड़े अधिकारी से लेकर कांस्टेबल खान तक वो खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, इनकी
इन माफियों की इतनी हैसियत कैसे हो सकती है, इतनी औकात कैसे हो सकती है कि ये वर्दी वालों को डरा दे? कैसे? देखिए एक तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हरियाणा के जाबाज सिपाही हो चाहे कोई उच्च अधिकारी हो वो गुंडों से और माफिया से डरता है। अगर हमारे अधिकारी डरे होते तो डीएसपी सुंदर सिंह जी शहीद नहीं होते। यानी कि उन्होंने गुंडों का सामना किया, उन्होंने माफियाओं का सामना किया और अपनी जान की परवाह किए बगैर हरियाणा में अवैध इलीगल व्यापार को रोकने के लिए शहादत दी। इसलिए कम से कम मैं इससे तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हरियाणा के कोई भी कर्मचारी, आप सहमत हो ना हो, पुलिस कर्मचारी हम तथ्यों से सहमत हैं। नहीं जवाहर साहब, एक एक आदमी का बयान आप सुन लीजिए, और इसीलिए बाकायदा मैंने नाम लिया है। सुरेंद्र पाल एसडीएम है, वो क्या कह रहे हैं, मैं बाकी जहां भी रहा मैंने खूब चालान काटे, यहां मैंने एक चालान नहीं काटा। दूसरे साहब राजेंद्र कुमार, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 70 लोगों के सामने 15 लोग क्या खड़े रहेंगे, आप कैसे उनका मुकाबला कर लेंगे? आप कांस्टेबल खान को देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं कि ये तो 1 नंबर का डंपर था, 2 नंबर वाला होता तो गोली चला देता। आप ये मत कहिए कि आप उससे अग्री नहीं करते, मैं तो तथ्य दिखा रही हूँ, और हमने किसी की जुबानी नहीं, वहां काम कर रहे हैं लोगों की जुबानी, तो इसीलिए जबानी खर्च मत दीजिएगा जवाहर साहब आज। चलिए ऐसा है, आप निश्चित रूप से, आपको कैसे पता मैं जवानी खर्च दे रहा हूं? मैं आपको तथ्य के साथ बात कर रहा हूं, और जवाहर यादव कभी तथ्य के बगैर बात नहीं करता। मैं और आप अनेकों बार टीवी डिबेट में रहे हैं, इसलिए पर देखिए एक गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है तो पर मुझ पे व्यक्तिगत आरोप मत लिए, मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। मैं आपको रिकॉर्ड पे दिखा रहा हूं बात की है, कितने नू में कितने केसेज। एक मिनट, अब मैं अपनी बात जवाहर साहब, मैं तथ्यों पर आपसे बहस कर रही हूं। अच्छा बोल रहे हैं, मैं अच्छा बोल रहा हूं ना, तो एक मिनट और बुरे की बात नहीं है, आज तथ्य की बात दिखा रहा हूं ना। आप तथ्य कौन तय करेंगे, फिर सुनेंगे मुझे तब ना। आप मुझे क्या अपराधी के रूप में बात करना चाहते हैं? मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, सुन लीजिए जरा। नहीं, मैं खनन विभाग के तथ्य, पुलिस विभाग के तथ्य आपको बता रहा हूं, एक बार जरा इसको देख लीजिए। नहीं, उसको नहीं देखूंगी मैं, अपने स्टिंग ऑपरेशन को देखूंगी सर, मैं क्लियरली बता रही हूँ आपको, मैं स्टिंग ऑपरेशन को देखूंगी, और मेरे स्टिंग ऑपरेशन में जो लोग जो बात कह रहे हैं, सुनिए, मैं उनसे अग्री करूंगी। अगर आपने एफआईआर की कीमत नहीं समझनी, अगर जितने वाहन जब्त हुए उनको नहीं समझना, तो अगर आपने अपने स्टिंग ऑफिसर इसको मानना तो फिर हमारी जरूरत ही नहीं है किसी की, आप उसको चलाइए, फिर हमारी जरूरत क्या है? अगर मैं आपको जो रिकॉर्ड पे एफआईआर हुई है, जितने वाहन जब्त हुए हैं, आप कह रहे हैं मेरे लिए उसकी कोई कीमत नहीं, तो फिर मेरे बोलने की भी क्या कीमत है? जो भी व्यक्ति यहां बोलेगा उसकी कीमत ही खत्म हो गई, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप वही मानेंगे जो आप दिखाएंगे। मैं आपको एफआईआर की कॉपी दे रहा हूं, मैं आपको डिटेल बता रहा हूं कितने वाहन जब्त हुए। आप सुनना नहीं चाहते तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं शांति से बैठता हूं, आपको देख लेता हूं। धन्यवाद। मैं डिबेट से उठ के नहीं जाऊंगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मैं आपको सुनता रहूंगा, क्योंकि सच तो वो है सुनने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो आप दिखाएंगे। आप मुझसे इस बात पर बहस मत कीजिए। मेरी बात सुनिए जवाहर जी, आप और मैं कई दफा डिबेट में बैठे हैं। मैं आज कैसे, मैं किस बात से आप मुझसे सकारात्मक डिबेट चाहते हैं? खाकी वर्दी तबाह और बर्बाद इस वक्त पोजीशन में नजर आ रही है। देशहित जो है, देशहित क्या है? मैं आपकी बात सुनूं या देशहित के मैं वर्दी के लिए लड़ूं? क्या है देशहित, मुझे बताइए। मैं माफियाओं के लिए आपको कटघरे में खड़ा करूं, ये देशहित है? या फिर चूंकि आप कह रहे हैं कि मैंने एफआईआर दर्ज कर ली है तो वो देशहित है? डिबेट को गलत दिशा में मत घुमाइए, डिबेट को गलत दिशा में मत घुमाइए। जो हमारा ऑफिसर शहीद हुआ उसका बेटा क्या बोल रहा है, सुना आपने? आप क्या सहानुभूति लेना चाह रहे हैं अपने चैनल के लिए? जवाहर यादव जी, मेरी बात सुनिए। शहीद का बेटा क्या बोल रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं एफआईआर की बात कर रहा हूं, मैं 10 कदम पीछे की सोच रही हूं। आपका सम्मान करता हूं, और मैं भी आपका बहुत सम्मान करती हूं सर। डिबेट को गलत दिशा में मैं बिल्कुल गलत दिशा में नहीं जा रही हूं। मैं ये कह रही हूं, आपको शहीद के बेटे की, मुझे शहीद के बेटे की भी उतनी फिक्र है जितने शहीद हुए डीएसपी की फिक्र है सर। आपके लिए कीमत नहीं है? बिल्कुल कीमत है, और मैं ये कह रही हूँ कि वो शहीद हुए तो हुए क्यों, इसका जवाब कौन देगा? जवाब का क्या स्तर ले जाना चाहते हैं आप? मुझे ज्ञान मत दीजिए मीडिया का स्तर कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। शब्दों को आप कटघरे में हैं, मुझे सवालों का जवाब दीजिए बस। पीरियड सर, आप यहाँ पर शहादत मत लाइए, आपकी वजह से शहादत हुई है। मैं आपको एफआईआर बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं बताइए और मैं सुनूंगी, लेकिन आप ये मत कहिए कि मेरे तथ्य गलत है। मैं आपसे माफी चाहूंगा जी,
मैं आपसे माफी चाहूंगा, रहने दीजिए आप। ना 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 आप रहने दीजिए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये मत कहिए। नहीं, माफी चाहता हूँ मैं। आप शहीद के बेटे के शब्दों का सम्मान नहीं करे, अपनी टीआरपी के लिए, अपनी टीआरपी के लिए आप शहीद के बेटे के शब्दों का सम्मान नहीं कर रहे। आप ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। आप हरियाणा में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर पर बात कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं जवाहर साहब, आप लॉ एंड ऑर्डर पर बात कीजिए और मैं सुनूंगी। शब्दों का सम्मान नहीं, मैं कायदे से सुनूंगी, लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर पर बात कीजिए। मैं सिद्धार्थ बिश्नोई की बातों को सर आंखों पर लेती हूँ। जवाहर यादव साहब नहीं, आप जवाब दीजिए। नहीं सर, आप डिबेट नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आप डिबेट नहीं छोड़ेंगे सर, आप नहीं छोड़ेंगे डिबेट, आप सवाल का जवाब देंगे। आप सवाल का जवाब देंगे। ये आपको तय करने वाले। जवाहर साहब, आप मेरे सवालों का जवाब मैं सुनूंगी। आप कहेंगे हरियाणा सरकार की मैं एफआईआर को नहीं मानूंगी। मैं सुनूंगी सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। डिबेट कर, हाँ, देखिए मैं इस मुद्दे पर ऐसे डिबेट नहीं करना चाहता। हाँ ठीक है, मैं इस डिबेट पर ऐसा, मैं आपकी बात सुनूंगी सर। मैं आपको हल्ला वाली डिबेट नहीं बनाना चाहता। मैं आपकी बात सुनूंगी। हल्ला वाली डिबेट नहीं बनाना चाहता। एब्सोल्युटली, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ। ऑपरेशन केजीएफ पर इस वक्त बात हो रही है। आपके सामने 3 रिपोर्ट्स, 3 खुलासे हमने रखे थे। उन खुलासों में साफ तौर पर यह दिख रहा था खनन माफिया, उन पर कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल सा दिख रहा है, क्योंकि उनके पास तमाम तरीके के तौर तरीके होते हैं। और उसमें से सबसे ताज़ा आपने देखा जब डीएसपी साहब को उन्होंने मारने से अपने कदम पीछे नहीं हटाए। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाहर यादव जी, एक बार फिर से सवाल यही कि अब तक की कार्रवाई क्या हुई है और वो कितनी पुख्ता हुई है कि अब ये इस तरीके से किसी और के साथ ये हरकत ना करने पाए। देखिए, 2 विषय हैं। एक तो जो हमारे डीएसपी की शहादत हुई उसको रोकना, यानी कि हमारे जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको कोई जान माल की हानि ना हो, इसके लिए डीजीपी ने मीटिंग भी ली है और लगातार एक कमेटी हमारा काम कर रही है। 22 जिलों में 22 में से 20 जिलों में एसपी डीसी के अंडर में कमेटी बनी है जो इन रोकथाम के लिए अपने कदम उठाएगी। और जहां तक देखिए, मेरा निवेदन है, ये बड़ा गंभीर विषय है। आप मुझसे कठिन से कठिन प्रश्न पूछिए, आप परंतु मेरी हर बात से सहमत होंगे, असहमत होंगे, ये आपका अधिकार है, पर मुझे उत्तर देने दीजिए, ये मेरा निवेदन है। आपने कहा था कि जी कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई वाहन जब्त नहीं हुए, तो मैं आपको 17 से लेकर 21 तक के आंकड़े देता हूं। उसी जिले के जहां पर ये हमारे अधिकारी शहीद हुए, इन्होंने कितनी मेहनत की थी। अगर 2017 में वहां 85 वाहन जब्त किए थे, तो इन्हीं अधिकारी ने, जिन्होंने शहादत दी, उन्होंने उस साल 387 वाहन जब्त किए और एफआईआर की। और आपने कहा कि क्या हुआ, तो मैं कल की आपको घटना बता देता हूं कि ये देखिए, घाटा गांव में छापा पड़ा, 14 वाहन हमने जब्त किए और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यानी कि हमारे जाबाज लोग अपना काम कर रहे हैं। हाँ, आप इसमें यह जरूर कह सकते हैं कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सके कि ऐसी घटनाएं ना घटे और ये अवैध खनन रुके। इसके लिए हम निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने यहाँ ई ट्रेंडिंग के माध्यम से खनन किया है। नू जिला ऐसा है जिसमें लीगली हम खनन नहीं करते हैं, वहां जो खनन होता है वो अवैध रूप से होता है। हाँ। उसको रोकने के लिए साथ में राजस्थान होता है। राजस्थान में लीगल खनन है, वो हमारे यहाँ अनैतिक रूप से अंदर ना आए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। परंतु लीगली पहले खनन नहीं होता था 2016 तक, तो हमने भिवानी में, डाडम में और एक स्थान पे और खानक में लीगल किया। ऐसे ही महेंद्रगढ़ में लीगल किया। ऐसे ही जो यमुना सेंट है, तो उसमें हमारा यमुनागढ़ नगर जिला है, अंबाला जिला है, सोनीपत जिला है। हमने ई टेंडिंग के माध्यम से ये सब लीगल किया और इसको शुरू कराया 2016 से, जिससे कि लोग अवैध काम की तरफ कम से कम जाए। ये हमारे प्रयास है। मैं ये नहीं कहता हमारे प्रयास 100% हम सफल हुए होंगे, पर हमने ईमानदारी से प्रयास किए और हम प्रयास करने का प्रयत्न करेंगे। आपकी भावनाओं से मैं बिल्कुल सहमत हूं। किसी भी कर्मचारी का जाना, किसी भी सामान्य नागरिक का जाना, अपराधियों के द्वारा किसी को शहादत मिलना, वो हमारे लिए निश्चित रूप से जितनी पीड़ा आपको है उतनी पीड़ा मुझे होगी। मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता था अपने अधिकारी को, अनेकों बार मेरी फोन पे उनसे बात हुई है नू जिले में। तो ये तो एक निजी सती भी है, मेरे प्रदेश की सती भी है और मुझे निजी सती भी है। ठीक है। तो परंतु हमारा जाबाज सिपाही कहीं इन गुंडों से डरता है, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। इंद्रजीत राय, अभी आपने सुना, आपके देखरेख में ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। सबसे बड़ा अधिकारी और उस वहां पर कांस्टेबल खान, उन सब की एक ही बात है कि ये माफिया खौफ नहीं खाते हैं। मेरा सवाल यह है, ऐसा कैसे हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर
जहां पर मौजूद है वहां पर माफिया खौफ ना खाए, और खौफ उल्टा जिनका होना चाहिए, चाहे जान का, चाहे माल का, चाहे उनकी फैमिली का, वो उनमें दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको दो इंसिडेंट को देखना होगा। जो एसपी साहब थे उनकी बाइट भी आपने सुनी स्टिंग ऑपरेशन में। उस जो थाना है, जिस थाने में के अंडर में वो इलाका आता है जहाँ डीएसपी साहब मारे गए, उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वहाँ के एसपी साहब की गाड़ी को 2 बार टक्कर मारी गई थी। एसपी साहब का स्टेटमेंट आपने कैमरे पे सुना। उन्होंने कहा कि उनकी जान जाते जाते बची। यानी किसी अपराधी या किसी आपराधिक सिस्टम का हौसला इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि वो जिले के सबसे बड़े अफसर की गाड़ी को उड़ा दे। आपने जो बैरिकेड पे खड़ा हुआ, वहाँ पिकेट पे सिपाही है जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो बता रहा है कि ये जो बैरिकेड है ये 100 की स्पीड में आते हैं ऐसे डंपर और इसको उड़ा देते हैं। ये हिम्मत कैसे हो सकती है? यानी कि सबसे बड़ा अपराधी और जो फोर्स का ज़मीन पर कांस्टेबल लेवल का अधिकारी है, इन दोनों के बीच के फ़र्क को आपको इससे दिख जाएगा। दूसरी बात कि आप इसे चोरी कहेंगी या डकैती कहेंगी। देखिए, चोरी और डकैती दोनों बंद जगहों पे होती है। ये खनन है, खुले में हो रहा है, सबको दिख रहा है। कैसे इतनी गाड़ियां वहां पहुंच रही हैं, कैसे खनन हो रहा है, एक ही सूरत बनती है कि इसके देखने वाले या तो सब मुख सहमत कर लें, या वो डर जाएं, या उसमें शामिल हो जाएं। बाकी कोई सूरत मुझे नहीं दिखती। इतने समय, लंबे समय से वो खनन चल रहा है। एसडीएम है, उन्होंने बताया कि ये आज का नहीं है, ये खनन बहुत समय से चल रहा है। तो ये तस्वीरें साफ बताती हैं। 2 चीजें हैं। जवाहर यादव साहब आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आलोक जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आलोक जी, स्टिंग ऑपरेशन को आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, जवाहर साहब की बातों को भी आपने सुना होगा और देखा होगा। वो ये कह रहे हैं कि ये कह देना कि वहां पे खाकी वर्दी डर गई है, ये गलत होगा। हम काम कर रहे हैं, वो 100% भले ही पर्याप्त अब तक ना हो पाया हो, लेकिन काम हो रहा है और उसका फल जल्दी दिखेगा। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अरावली रेंजेस में खनन हो ही नहीं सकता है, और ये पूरी तरह से अरावली रेंजेस हैं। तावड़ू जो है उस सोहना से मात्र 8-10 किलोमीटर है, और वहाँ पर अगर 300-400 डंपर अगर एक ही ऑफिसर ने पकड़े हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर ये काम चल रहा है। वहाँ पर केवल एक एरिया ऐसा है, छपरा गंगोरा, जो लीगली माइनिंग के लिए ऑथोराइज्ड है। रेवासन भी बंद है, सब बंद हैं। उसके बावजूद कैसे खनन हो रहा है। मुझे याद आ रहा है 2 साल पहले वहाँ पर एक एसपी महोदय आई थी, संगीता कालिया, मैं नाम लेना चाहूँगा, बहुत जांबाज ऑफिसर थी। उनके 6 महीने के अंदर कई ट्रांसफ़र हुए थे, याद होगा, अनिल विज जी से झगड़ा करके। उनको यहाँ पर टिकने नहीं दिया था हरियाणा सरकार ने, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से, जब वो नूह की एसपी आई, पूरी तरह से नकेल लगा दी थी। जो अधिकारी कह रहे हैं 120 की 130 की स्पीड पे आते हैं, गलत है। मांडी नौगावा जो है, नौगावा बॉर्डर के ऊपर अगर आप जाएंगे, जो राजस्थान और नूह के डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर पड़ता है फिरोजपुर झिरका से आगे, वहाँ पर पत्थर डाल के पुलिस ने, बाकायदा हरियाणा पुलिस ने चौकी बना रखी है, और हर ट्रक से वसूली होती है। ये सच्चाई है वहाँ पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।